नमस्कार। आज हम जानेंगे भारत की राजभाषा नीति और उससे जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। भारत जैसे विविध भाषाओं वाले देश में राजभाषा का निर्धारण और उसका क्रियान्वयन एक महत्वपूर्ण विषय है। इस वीडियो में हम संविधान के भाग 17 से लेकर विभिन्न अनुच्छेद, नियम, अधिनियम और उनके संशोधनों तक हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। साथ ही हम देखेंगे भारत के संविधान में राजभाषा से जुड़े प्रावधान भाग 17 में दिए गए हैं। ये भाग बताता है कि संघ की राजभाषा क्या होगी, संसद और विधानमंडल में कौन सी भाषा का उपयोग होगा और राज्यों की राजभाषा कैसे तय की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित विस्तृत जानकारी मिलती है। इसमें हिंदी को संघ की राजभाषा और देव विधान के भाग 17 के अंतर्गत अध्याय 1 में संघ की राजभाषा का उल्लेख मिलता है। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार के सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। हालांकि अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से जब तक संसद अन्यथा न ठहराए। ये व्यवस्था देश की भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, ताकि संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा के बारे में संविधान के अनुच्छेद 120 में उल्लेख है। संसद के दोनों सदनों में हिंदी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। यदि कोई सदस्य अन्य भाषा में बोलना चाहता है तो उसे अध्यक्ष की अनुमति लेनी होती है। ये प्रावधान संसद में संवाद को सरल और प्रभावी बनाने के लिए है, जिससे सभी सदस्य अपनी बात स्पष्ट रूप से रख सकें। विधानमंडल में उपयोग की जाने वाली भाषा के लिए संविधान के अनुच्छेद 210 में प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राज्य विधानमंडल में भी हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषा को भी विधानमंडल में उपयोग के लिए अधिसूचित कर सकते हैं। ये प्रावधान राज्यों की भाषाई पहचान को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि संघ के सरकारी कार्यों में प्रारंभिक 15 वर्षों तक अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाएगा। ये व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि सभी राज्यों को नई भाषा नीति के अनुसार समायोजित होने का समय मिल सके। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में संविधान के अनुच्छेद 344 में उल्लेख है। इसमें राजभाषा आयोग और संसद की समिति के गठन की व्यवस्था है, जो राजभाषा नीति के क्रियान्वयन और सुधार के लिए सुझाव देती है। यह समिति समय समय पर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। संविधान के अनुच्छेद 345 में राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार दिया गया है। राज्य चाहे तो अपनी किसी भी क्षेत्रीय भाषा को राजभाषा घोषित कर सकते हैं। यदि कोई राज्य ऐसा नहीं करता तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहता है। ये प्रावधान राज्यों की भाषाई विविधता और स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए है। राज्यों और संघ या दो राज्यों के बीच संचार की भाषा के लिए अनुच्छेद 346 में प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि ऐसे मामलों में हिंदी या वह भाषा जिसे राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया हो का प्रयोग किया जाएगा। इससे प्रशासनिक कार्यों में एकरूपता बनी रहती है। संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयुक्त भाषा का उल्लेख है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि इन न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा जब तक कि संसद अन्यथा न ठहराए। साथ ही विधेयकों, अधिनियमों और अन्य सरकारी दस्तावेजों के लिए भी यही व्यवस्था लागू होती है। संविधान के अनुच्छेद 350 में नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी सरकारी कार्यालय में अपनी शिकायत या आवेदन हिंदी या अंग्रेजी में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये प्रावधान नागरिकों की सुविधा और अधिकारों की रक्षा के लिए है, जिससे वे अपनी बात आसानी से रख सके। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि हिंदी को भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने के लिए जहां आवश्यक हो वहां संस्कृत से शब्द लिए जाए। ये प्रावधान हिंदी को समृद्ध और व्यापक बनाने के लिए है। संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी लिपि भारत की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक लिपियों में से एक मानी जाती है। सरकारी दस्तावेजों, आदेशों और अधिसूचनाओं में देवनागरी का ही प्रयोग अनिवार्य है। राजभाषा अधिनियम के तहत संसद की राजभाषा समिति का गठन किया गया है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। यह समिति राजभाषा नीति के क्रियान्वयन और सुधार के लिए सरकार को सुझाव देती है। समिति की उपसमितियां रेलवे कार्यालयों सहित विभिन्न विभागों का निरीक्षण करती हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया था, जिसमें कुल 11 धाराएं हैं। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को राजभाषा से संबंधित नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। अधिनियम में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के प्रयोग, अनुवाद और अन्य प्रावधानों का उल्लेख है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं थीं, जो अब बढ़कर 22 हो गई हैं। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को सरकारी कामकाज, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में विशेष मान्यता प्राप्त है।
राजभाषा नियम 1976 के तहत भारत को 3 क्षेत्रों ख और ग में वर्गीकृत किया गया है। इन क्षेत्रों के अनुसार सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग का प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इन नियमों के तहत कुल 12 नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन सभी सरकारी कार्यालयों को करना होता है। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार भारत को क, ख और ग क्षेत्रों में बांटा गया है। क क्षेत्र में वे राज्य आते हैं जहां हिंदी मुख्य भाषा है। ख क्षेत्र में वे राज्य हैं जहां हिंदी और अन्य भाषाएं दोनों बोली जाती हैं। और ग क्षेत्र में वे राज्य हैं जहां हिंदी का प्रयोग कम होता है। इस वर्गीकरण से हिंदी के प्रचार प्रसार में मदद मिलती है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत कुछ दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करना अनिवार्य है। इससे सभी नागरिकों और अधिकारियों को जानकारी समझने में आसानी होती है। यह प्रावधान सरकारी पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ाता है। राजभाषा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह नियम बनाए और लागू करे। इन नियमों के तहत सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग, अनुवाद, प्रशिक्षण और अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाता है। इससे राजभाषा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन संभव होता है। राजभाषा अधिनियम और नियमों में समय समय पर संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन 1967 में हुआ था। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा 27 अप्रैल 1960 को राजभाषा संबंधी आदेश जारी किए गए थे। ये संशोधन और आदेश समय के साथ बदलती जरूरतों के अनुसार किए जाते हैं। राजभाषा संकल्प 1968 में पारित किया गया था, जिसमें हिंदी के प्रचार प्रसार और उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश दिए गए। इस संकल्प के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। राजभाषा नियम 1976 में पहली बार 1987 में संशोधन किया गया था। इन संशोधनों का उद्देश्य नियमों को समयानुकूल बनाना और हिंदी के प्रयोग को और अधिक प्रभावी बनाना था। इससे सरकारी कामकाज में हिंदी की भागीदारी बढ़ी। राजभाषा नियम भारत के सभी राज्यों पर लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए तमिलनाडु राज्य पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। यह अपवाद राज्यों की भाषाई विविधता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। राजभाषा नियम 1976 के तहत भारत को 3 क्षेत्रों में बांटने का उद्देश्य हिंदी के प्रचार प्रसार को क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार सुनिश्चित करना है। इससे हर क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग का लक्ष्य अलग अलग निर्धारित किया जाता है, जिससे नीति का प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो पाता है। क्षेत्र में वे राज्य आते हैं जहां हिंदी मुख्य भाषा है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि। इन राज्यों में सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग सबसे अधिक होता है और यहाँ के कार्यालयों में हिंदी का प्रतिशत भी सबसे ज्यादा निर्धारित है। क्षेत्र में वे राज्य आते हैं जहां हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब आदि। ग क्षेत्र में वे राज्य हैं जहां हिंदी का प्रयोग कम होता है, जैसे तमिलनाडु, केरल आदि। इन क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग का लक्ष्य कम निर्धारित किया गया है। सरकारी दस्तावेजों, आदेशों, अधिसूचनाओं आदि को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार करना अनिवार्य है। इससे सभी नागरिकों को जानकारी समझने में आसानी होती है और पारदर्शिता बनी रहती है। राजभाषा नियमों के पालन की जिम्मेदारी कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख, राजभाषा अधिकारी और संबंधित डीलर को सौंपी जाती है। इनकी निगरानी से सुनिश्चित होता है कि सभी नियमों का सही तरीके से पालन हो रहा है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1949 में संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने की याद में मनाया जाता है। इस दिन सरकारी कार्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सरकार ने हिंदी के उत्कृष्ट प्रयोग के लिए कई पुरस्कार योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक, महादेवी वर्मा पुरस्कार, मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार आदि। इन पुरस्कारों से कर्मचारियों को हिंदी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हिंदी टाइपिंग या आशुलिपि परीक्षा पास करने पर कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के बराबर व्यक्तिगत वेतन दिया जाता है। इससे कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। राजभाषा विभाग ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कई सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं, जैसे मंत्रा, श्रुतलेखन, प्रवाचक आदि। इनसे अनुवाद, टाइपिंग, नोटिंग और डिक्टेशन का कार्य आसान हो गया है। सरकारी कार्यालयों की वेबसाइट का एक निश्चित प्रतिशत द्विभाषिक होना अनिवार्य है। इससे नागरिकों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जानकारी उपलब्ध होती है। प्रशिक्षण संस्थानों की सामग्री का एक निश्चित प्रतिशत द्विभाषिक होना आवश्यक है। इससे प्रशिक्षण लेने वाले कर्मचारियों को दोनों भाषाओं में समझने में आसानी होती है। सरकारी पुस्तकालयों के अनुदान का एक निश्चित प्रतिशत हिंदी पुस्तकों और ई पुस्तकों पर खर्च करना अनिवार्य है। इससे हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार होता है।
राजभाषा विभाग के अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों का एक निश्चित प्रतिशत निरीक्षण करना अनिवार्य है। इससे नियमों के पालन की स्थिति का आकलन किया जाता है। केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80% कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं। इससे हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिलता है। सरकारी कार्यालयों में कोड, मैनुअल, प्रक्रिया, साहित्य आदि का एक निश्चित प्रतिशत द्विभाषिक होना चाहिए। इससे सभी कर्मचारियों को जानकारी समझने में आसानी होती है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें हर 3 महीने में एक बार आयोजित करना अनिवार्य है। इससे नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा होती है। रेलवे स्टेशनों पर घोषणाओं का क्रम हिंदी, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी में होना चाहिए। इससे सभी यात्रियों को जानकारी समझने में सुविधा होती है। संसद या विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विधेयकों और संशोधनों का प्राधिकृत पाठ हिंदी या अंग्रेजी में होता है। इससे विधायी प्रक्रिया में स्पष्टता बनी रहती है। संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियां अंग्रेजी में होती हैं, जब तक कि संसद अन्यथा न ठहराए। इससे न्यायिक प्रक्रिया में एकरूपता बनी रहती है। संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय होने पर शब्दावली मुख्यतः संस्कृत से ली जानी चाहिए। इससे हिंदी की वैज्ञानिकता और व्यापकता बढ़ती है। भारत की राजभाषा नीति संविधान, अधिनियमों और नियमों के माध्यम से लगातार विकसित होती रही है। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने के साथ साथ अन्य भाषाओं को भी सम्मान और स्थान दिया गया है। सरकारी कामकाज में द्विभाषिकता, प्रशिक्षण, तकनीक और पुरस्कार योजनाओं के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये नीति देश की भाषाई विविधता और एकता